भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद यानी देश की सबसे बड़ी बहस का। और इस वक्त हमारी मौजूदगी है देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन के ठीक सामने, जहां पर इंतजार हो रहा है नई सरकार के गठन का। लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण का सिर्फ रण बचा हुआ है, यानी आखिरी चरण में वोटिंग होनी है 7वें फेज में, जिसमें यूपी की भी 13 सीटें हैं। और उन 13 सीटों पर क्या घमासान, पूर्वांचल की ये 13 सीटें। लेकिन सवाल ये उठता है कि यूपी की सत्ता किसे मिलेगी और उस यूपी के रास्ते कौन दिल्ली तक पहुंचेगा, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा 80 सीटें। इन 80 सीटों को लेकर सबके अपने अपने दावे। अखिलेश यादव के दावे की 80 की 80 पर हम जीतेंगे, वहीं योगी और मोदी की जोड़ी के दावे कि इन 80 सीटें न सिर्फ जीतेंगे बल्कि 400 पार का नारा भी सही साबित होने वाला है। तो क्या 2014 और 2019 की तरफ बम्पर जीत बीजेपी को यूपी में मिलने वाली है और केंद्र की सत्ता में भी एक रिकॉर्ड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आएगी? इस पर हम बातचीत करेंगे। यूपी में किसका कितना दम दिखने वाला है, इसकी भी खास तौर पर चर्चा करेंगे। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। चार जून को जब परिणाम आएंगे तो कोई राम भक्त ही दिल्ली में सिंहासन पर बैठेगा। और हम लोग इस बार उत्तर प्रदेश की 80 देश में 400 पार, 4 जून को फिर एक बार मोदी सरकार। जो लोग 2014 में आए थे वो 2024 में उनकी विदाई होना तय है। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, बताओ 400 हार रहे हैं कि नहीं हार रहे हैं? जब 400 पार की बात करते हैं तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को तो चक्कर आने लगता है कि 400 पार कैसे होगा। तो लग रहा है कि 80 की 80 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। कहते हैं दिल्ली के सिंहासन का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। जिसने यूपी को जीता वही दिल्ली पर राज करता है। ऐसे में यूपी के चुनावी समर में सबसे बड़ा सिरमौर बनने की होड़ मची है। मोदी योगी को रोकने के लिए राहुल अखिलेश का गठजोड़ है। 80 सीटों के दंगल में यूपी की 67 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब बाकी 13 सीट के लिए कल वोटिंग होनी है। सवाल यह है कि 80 की रेस में कौन कहां खड़ा है। वोटरों की कतार किसे सत्ता के द्वार तक पहुंचा रही है। यूपी जीतने में बीजेपी का सारा दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर है। तो समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने मोर्चा संभाला, तो कांग्रेस के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक्टिव दिखी। सवाल यह है कि 24 का चुनाव जीतने के लिए पिछले 65 दिनों में किसने कितना तप किया। बात चुनावी रैलियों की करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 206 रैलियां और रोड शो किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 204 रैलियां और रोड शो किए। राहुल गांधी ने 76 रैलियां रोड शो की। अखिलेश यादव ने 54 रैलियां और रोड शो किए। वहीं प्रियंका गांधी ने 8 चुनावी सभाएं की और 10 रोड शो किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े इंटरव्यू दिए, जबकि राहुल गांधी कहीं इंटरव्यू देते नजर नहीं आए। साफ है राहुल और अखिलेश की जोड़ी पर मोदी और योगी की जोड़ी भारी पड़ती दिख रही है। चुनावी रैली हो या फिर मुद्दों को लपकने की बात, मोदी योगी की जोड़ी का कोई तोड़ नजर नहीं आया। बीजेपी का पूरा फोकस यूपी पर रहा। अब सवाल है कि इस चुनाव में खास तौर पर यूपी में वो कौन से मुद्दे हावी दिखे जो यूपी में बम्पर वोट दिलाने में कामयाब रहे। इसमें सबसे ऊपर राम मंदिर का मुद्दा है। इसके अलावा मुस्लिम आरक्षण, वोट जिहाद, माफियागिरी पर चोट, बुलडोजर एक्शन, भ्रष्टाचार, संविधान और पाकिस्तान का मुद्दा हावी रहा। 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो कोई राम भक्त ही दिल्ली में सिंहासन पर बैठेगा। अगर यूपी में 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 64 सीटें मिली थी, बीएसपी को 10, समाजवादी पार्टी को 5, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। वहीं 2014 में बीजेपी प्लस को 73 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 5 और कांग्रेस को 2 सीट मिली थी, जबकि बीएसपी का खाता तक नहीं खुला था। अब सवाल है कि क्या बीजेपी 2019 और 2014 के अपने ही रिकॉर्ड को पार कर नया इतिहास दोहराएगी या फिर अखिलेश और राहुल की जोड़ी मोदी योगी के विजय रथ को रोकने में कामयाब हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।
ये रिपोर्ट आपने देखी और देश की संसद के सामने से इसलिए आज की डिबेट और इसलिए आज का राष्ट्रवाद, क्योंकि इलेक्शन की गहमा गहमी समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में है, वहां पर ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन यूपी का ध्यान किस ओर है। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ अनिला सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। शांतनु गुप्ता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राजकुमार भाटी जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं भाटी जी आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि यूपी की लड़ाई है, सबके अपने दावे, लेकिन रैलियों में आधा करीब संख्या आधे से भी कम है अखिलेश यादव की। यूपी की 80 सीटें जीतने का दावा, लेकिन लग रहा है कि ताकत थोड़ी कम लग गई क्या, या फिर पर्याप्त है? समाजवादी पार्टी की पूरी ताकत लगी है। सबसे पहली विजय तो हमारी ये हुई है कि हम मुद्दों में जीते हैं, मुद्दों में हमने बढ़त ली है। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई है। 2019 के चुनाव में हालत ये थी कि भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन परोसती थी और हम उसका जवाब देते थे। इस बार हमने मुद्दे उठाए हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव जवाब देती रही है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 पार का नारा दिया, ये पूरे देश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इसने बहुत नुकसान पहुंचाया। इसमें जो लोग लोकतंत्र समर्थक हैं, जो संविधान समर्थक हैं और जो खासतौर से जो आरक्षित वर्ग हैं, SC, ST, OBC, उनमें एक मैसेज चला गया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने अपने भाषणों में कह भी दिया कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलेंगे। तो उन्हें लगा कि संविधान बदलेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे, मनुस्मृति पर आधारित संविधान बनाएंगे। इस एक बात ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी नुकसान किया है। और पूरे चुनाव आपने देखा होगा कि पूरे चुनाव राकेश जी, बीजेपी के नेता सफाई देते रहे, नहीं हम संविधान नहीं बदलेंगे, नहीं हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। अब क्या आप रैलियां गिनते रहे, कुछ और गिनते रहे, लेकिन नहीं, मैसेज तो एक ये भी गया है सीटों की संख्या। भाटी जी आपकी बातों को मान ले तो जो बीजेपी को वोट देते हैं, क्या वो लोकतंत्र के समर्थक नहीं है? और मैसेज तो ये भी गया है, जो आपने आरक्षण की बातचीत की कि SC, ST आरक्षण में मुस्लिम जातियों को कैसे घुसा दिया गया। मैसेज तो ये भी गया है कि अखिलेश यादव को आज तक अयोध्या जाने का मौका नहीं मिला। तो मैसेज तो ये भी गया है कि भाई ये तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स है क्या, कि अयोध्या नहीं जा पा रहे, अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर गए लेकिन रामलला के दर पर नहीं गए। तो मैसेज तो ये भी गया है। और मैं यूपी की कई जगहों पर करीब आधा यूपी घूमकर आ रहा हूं इलेक्शन यात्रा में, लोगों ने इस पर प्रतिक्रियाएं भी दी हैं अपनी। OBC, SC के आरक्षण में मुसलमानों को घुसा देंगे, इस बात पर केवल वो विश्वास कर सकता है जिसका या तो ये ऊपरी तल्ला खाली है या जिसे आरक्षण व्यवस्था की समझ नहीं है। हम तो मांग ये कर रहे, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, नहीं तो नहीं दिया गया है। मांग ये है कि जाति जनगणना अरे भाटी जी नहीं दिया गया है मुस्लिम जातियों को। OBC का आरक्षण बढ़ाया कलकत्ता जाए। हाई कोर्ट ने जिस तरीके से 2010 के बाद की जो लिस्ट थी उसे रद्द कर दिया, उसमें से 95% जो है वो मुस्लिम जातियां हैं। यूपी में करीब 24 जातियां हैं, उनकी जांच की बातचीत चल रही है। तो ये तो मत कहिए सर कि SC, ST, OBC वाले में घुसाया नहीं गया है। OBC वाले में गलत क्या गलत तथ्य है? गलत तथ्य है। OBC में जब से OBC का आरक्षण लागू हुआ है, मैं बता रहा हूं, मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद बता रहा हूं आपको क्या गलत है। मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद जब से OBC का आरक्षण लागू हुआ है, मुसलमानों की ढेर सारी जातियां OBC में पहले से ही हैं। ये जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, वो दिया है तकनीकी आधार पर कि इन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग से सर्वे नहीं कराया, इस आधार पर कैंसिल हुआ है। हिंदू मुसलमान के आधार पर कैंसिल नहीं हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हुआ ना, अपनी मनमानी की ना। भाटी जी अभी आप मान रहे हैं कि मुस्लिम जातियां पहले से हैं, तो ये मानिए ना कि OBC में मुस्लिम जातियों को घुसाया गया है, उनकी हकमारी की गई है और वो भी मनमाना हिसाब से, टेक्निकल ग्राउंड पर ही सही। कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज किया, मतलब मनमानी की जा रही थी। क्यों नहीं लिया गया फिर कमीशन से सुझाव, क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि अपनी मनमानी करनी थी। संघ के वो तो जब मोदी जी ने अपनी जाति को OBC में शामिल किया था तब भी नहीं लिया था उन्होंने, और पिछड़ा वर्ग आयोग से सर्वेक्षण तब भी नहीं कराया था। इस आधार पर वो आरक्षण भी गलत है। फिर मोदी जी की जाति भी बाहर हो जाएगी OBC से, सेम आधार है बिल्कुल। उन्होंने भी OBC उससे सर्वे नहीं कराया था OBC कमीशन से, इन्होंने भी OBC कमीशन से सर्वे नहीं कराया। लेकिन अरे जो मुस्लिम जातियां शामिल है वो सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर है। चलिए मैं आऊंगा, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद अनिला जी, अयोध्या वाले पर भाटी जी ने नहीं बोला, शायद इनके हिसाब की पिच नहीं थी। तुष्टीकरण वाले पर नहीं बोला, शायद इनके हिसाब से
मुफीद पिच नहीं थी, तो ये 80 सीटों का खेल बहुत कुछ तय करने वाला है देश में। मेरी सबको राम राम। और भाटी साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और नादानी में बहुत सच भी बोल जाते हैं। अभी इन्होंने अपने शब्दों में सबके सामने ये बता दिया कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का रिजर्वेशन नहीं चाहती है। संविधान में इस प्रकार का कोई भी प्रोविजन हम नहीं लेकर आना चाहते हैं जिससे कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले। ठीक है, इन्होंने अपनी भाषा में बता दिया, उसको चाहे इन्होंने एक्सप्लेन किया हो कि देखो ओबीसी के तहत ये जातियां मुसलमानों की आती हैं, इनको इसका फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है। मोदी जी की जाति तक भी ये पहुंच गए, क्योंकि मोदी जी तक तो पहुंचना ही पहुंचना है हर हालत में। लोगों को उनको टारगेट करना ही करना है। वो रैली करें, भाषण करें, ध्यान में जाएं, योग करें, उनको टारगेट करना ही करना है। खैर, पर इन्होंने ये बता दिया कि समाजवादी पार्टी जो है वो मुसलमानों का रिजर्वेशन बिल्कुल भी नहीं चाहती है, संविधान के अंदर इस प्रकार का बदलाव नहीं करना चाहते हैं। इन्होंने कहा हमारी पिच पे भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव लड़ी है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आंख बंद करके आप कुछ भी सोच लीजिए और सोच लीजिए कि हमारी पिच पर खेल रहे हैं साहब। आपने क्या लोगों को इतना मूर्ख समझा हुआ है कि आप ये कहेंगे कि अरे ये लोग तो संविधान बदल देंगे, तो केवल ये समझा जाएगा कि संविधान बदलेंगे तो यानी आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। 106 से ज्यादा बार जो है अमेंडमेंट यानी बदलाव आ चुका है संविधान के अंदर। साहब कभी ये आरक्षण गया? नहीं गया ना। या आप लोग झूठ बोलते हैं और जब आप लोग झूठ परोसते हैं तो ये हमारा कर्तव्य हो जाता है कि आप लोगों की झूठ का पर्दाफाश किया जाए और सरेआम किया जाए। जनता को पता तो चले कि दो झूठे लड़के जब पूरे उत्तर प्रदेश में घूमते हैं और इस प्रकार की एक छवि बनाने की कोशिश करते हैं, हमसे बड़ा मुसलमानों का हितैषी कोई भी नहीं है, तो उनको भी समझ जाना चाहिए, दलितों को भी समझ जाना चाहिए कि आज तक ठीक है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया है तो डबल इंजन की सरकार ने किया है। और मैं चुनौती देती हूँ, खुली चुनौती देती हूँ समाजवादी पार्टी के। ठीक है, इस दावे में भी अनिला जी चलिए, बहुत दिन नहीं है, एक वोटिंग का दिन बचा हुआ है। 4 तारीख को तय हो जाने वाली है कि 80 सीटें किसको मिल रही हैं, किसके दावे में कितना दम है। लेकिन अजय वर्मा जी, यूपी में चुनावी मंचों से जो मुद्दे उठाए गए, राम मंदिर, रामद्रोही, ये बातें कही गई। एक सीट आप लोगों की 2019 में कुल मिला जुला करती, पता नहीं वो आएगी नहीं आएगी, शुभकामनाएं आपको हैं। मुस्लिम आरक्षण, वोट जिहाद की अपील कौन कर रहा था ये भी आपको पता है। बुलडोजर एक्शन की बातचीत हुई है, जनता यूपी की चुनावों में पहले मुहर लगा चुकी है कि बुलडोजर पर वो किसके साथ है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, संविधान का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था, पाकिस्तान की भी चर्चा चली आई। तो इन सबके बीच में यूपी में आप लोग कहां रुक रहे हैं भाई? समाजवादी पार्टी तो फिर भी चलो ठीक है। आईटी सेल से लिखा हुआ एजेंडा आपने पढ़ लिया हो तो मैं बताऊं, मुझे भी तो मौका दीजिए। देखिए, जो भीड़ की आप बात कर रहे थे, अभी के रैलियों में भीड़ नहीं दिखी। नहीं, आईटी सेल का एजेंडा अजय वर्मा जी आप लोग करते होंगे और आप लोग चलाते होंगे। न्यूज चैनल आईटी सेल के एजेंडे पर नहीं चला करते हैं, पार्टियां चला करती हैं। तो ये दलील मेरे सामने मत रखा करिए, अपनी बात पूरी करिए। जब आप बोल रहे थे, मैंने आपको टोका नहीं, ये लोकतंत्र का हनन मत करिए, मोदी जी की तरह हत्या मत करिए लोकतंत्र की। नहीं, टोका नहीं, आप लोकतंत्र है तो उसी लोकतंत्र के अधिकार में, जैसे आपने बात करी और आरोप लगाए कि आईटी सेल का एजेंडा, तो मैंने भी आपको उसी लोकतंत्र में अधिकार के तहत ये समझा दिया कि चुनावी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां चुनावी सेल के एजेंडे पर चलती हैं, आईटी सेल के एजेंडे पर। न्यूज चैनल नहीं चला करते हैं। अब जवाब दीजिए मेरी बात का। हम पेड लोग नहीं है आईटी सेल के, मुखौटे चेहरे सेल कंपनियों की तरह। हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक। नहीं तो यहाँ कौन पेड है? कांग्रेस के कार्यकर्ता। अजय वर्मा जी, यहाँ पर आपको कौन पेड दिखाई दे रहा है? भाटी जी पेड दिखाई दे रहे हैं क्या आपको कि वो आईटी सेल के एजेंडे पर काम कर रहे हैं? आप ये सोच रहे हो कि साहब जो आप बोलेंगे वो मैं आप बोलूंगा, तो भाई ये तो मुझसे संभव नहीं है। आप देखिए, जो भीड़ की बात कर रहे थे, नहीं तो मैं मैंने आपसे सवाल पूछा था, सवाल के जवाब में सवाल का जवाब होता है। आरोप लगाया तो उसका आईना आपको दिखाया, आप सवाल का जवाब दीजिए सर। आईना तो हम बता रहे हैं आपको। मोदी का नामक चश्मा उतारिए और भीड़ देखिए कि वहां भीड़ अपने आप कितनी मंचों पे चढ़ रही थी। और भाजपा की भीड़ में महिलाओं ने घोषणा कर दी कि 500 रुपए भी नहीं दे रहे, और पुलिस ने उस शुक्ला पत्रकार को रायबरेली में डंडों से फोड़ के उतार दिया। तो ये आप जो पता नहीं कौन सी पत्रकारिता करते हैं, पत्रकारों को भी हल्ले नहीं है। आप तो सरकार तो आ जाएगी चली जाएगी। अरे तो आपको अरे अजय वर्मा जी, आपको कैसे पता है कि 500 रुपया देकर भीड़ बुलाई जाती है? कांग्रेस पार्टी, आप लोग अपनी रैलियों में इसी तरह भीड़ बुलाते हैं क्या 500 रुपए देकर? मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ उस पत्रकार का और उस महिला का जो राकेश शुक्ला को मारा है, वहां की पुलिस ने, रायबरेली की ने। अब वो वीडियो चला देना, पता चल जाएगी आपको, पता चल जाएगी।
सर छोड़िए ना, जवाब दीजिए। वीडियो तो कई सारे आ गए, पता नहीं किसके कितने कितने वीडियो आए। आप जवाब दीजिए सर, जो मुद्दों को लेकर जो मैंने और मुद्दे मैंने वही गिनाए जो चुनावी मंचों से जिनकी चर्चा हुई है। मैंने अपने मन से तो कुछ कहा नहीं है। पांडे जी, भाटी जी और अनिला जी तो सीधे आदमी हैं, वो आप जो है उन्हें कैसे करिए। भाटी जी बेचारे भले आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, क्योंकि जब वजनदार हो जाता है पानी तो उसमें फिर वो, अरे आप भी भले आदमी है भाई, आप भी सीधे हैं अजय वर्मा। नहीं, मैं एक चीज बता रहा हूँ, देखिए हमारी आप जो भी बहुत पिच है, सीधे, मैं आपको भी सीधा ही मानता हूँ। हमारी पिच नहीं है। हम तो जनता के मुद्दों पर, हम प्रज्वल रेवन्ना का समर्थन नहीं करते। हम टैनी के, उन्होंने ब्रजभूषण के लड़के ने 2 लोग मार दिए, चढ़ा दिए, और तीसरी और घायल है, उसकी भी मरने की, मृत्यु की हालत खराब है। उसका कहाँ है बाबा का बुलडोजर, कहाँ है सरकार की नीतियां? मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं। इस चुनाव में उनकी भाषा का स्तर कितना गिर गया, पूरे देश ने कहा। मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं, अब तो वो धमकाने पर उतर आए, कह रहे हैं 7 पीढ़ियों का हिसाब निकाल लूंगा और 4 तारीख को देश में भूचाल आएगा। अरे जब भूचाल आता है तो भूचाल जो तबाही लाता है, वो किसके लिए कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में भूचाल आएगा? उन्हें सोच समझ के बात करनी चाहिए। हमने कहा था नड्डा जी से और राजनाथ जी से कि मोदी जी को थोड़ा सा रेस्ट कराइए, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, नौतपा पड़ रहा है, थोड़ा चेक करा लीजिए। वो थक गए हैं, रैली बहुत कर रहे हैं भाई, 200 से ज्यादा रैली, क्योंकि मोदी जी ने पार्टी खत्म कर दी है। मोदी के लिए रह गए, बीजेपी खत्म, आरएसएस खत्म, आरएसएस ने समर्थन वापस ले लिया, इसलिए मोदी के लिए उन पर ज्यादा बर्डन मत डालो। 75 साल के होने वाले, और वैसे भी वो प्रधानमंत्री नहीं बनने। एक तो 400 हार रहे हैं, 143 आ रही है। नहीं, मैं इतनी देर में सोच रहा था अजय भाई, मैं इतनी देर में सोच रहा था कि जिन मुद्दों को मैंने गिनाया, पार्टी के स्टैंड को लेकर बहुत सारी बातें आप करते, लेकिन आप कभी प्रज्वल रेवन्ना पर जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, लेकिन संदेश खाली पर नहीं जाएंगे, लेकिन स्वाति मालीवाल पर नहीं जाएंगे, लेकिन दूसरे मुद्दों पर आप नहीं जाएंगे। तो सहूलियत के हिसाब से सियासत हर कोई करता है, आप भी कर रहे हैं। चलिए मैं शांतनु भाई के पास जा रहा हूँ। शांतनु गुप्ता, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। दोबारा आप जवाब दे लीजिएगा ना सर, दोबारा जवाब दे लीजिएगा। 10 सेकंड। हमने तो देश के प्रधानमंत्री को अपना आदर्श, अब हमने तो देश के माननीय 56 इंची प्रधानमंत्री जी को अपना आदर्श बना रखा है। अगर उन्हें आदर्श बनाना गलत है तो आप बने करो। 2014 से 24 आ गया, 7वां चरण आ गया, वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, कांग्रेस, राहुल गांधी, जवाहरलाल नेहरू 100 बार 500 बार पूछते हैं। अरे तो भाई आपके नेता कहते हैं, आप गजब बात है, शांतनु गुप्ता इनके अलायंस के नेता कहते हैं कि सरकार नहीं बन जाए तो पाकिस्तान से बातचीत कर ली जाए। ये कहते हैं बीजेपी लेकर आ रही है, लेकिन अपने गठबंधन में नेताओं को समझा नहीं पाते हैं। इनके गठबंधन के नेता सनातन पर हमला कर दे, ठीक है, दूसरा सवाल पूछ दे तो दिक्कत हो जाती है। स्वाति मालीवाल पर सॉफ्ट स्टैंड लेकर ये किनारे हो जाए, सवाल पूछा जाए तो दिक्कत हो जाती है, और उसके बाद कहते हैं मुद्दों की बात नहीं हो रही है। शांतनु गुप्ता, तो आप हमें भी गलत साबित कर दो। मोदी जी देखिए राकेश भाई जो रुक जाइए भाई, रुकिए अजय वर्मा जी, रुकिए। शांतनु, देखिए राकेश भाई, जो जिस पार्टी का प्रवक्ता है वो तो सहूलियत से अपने अपने पॉइंट पिक करेगा। वो स्वाति मालीवाल पे कभी नहीं बोलेंगे। वो जो भी मुद्दे ऐसे होंगे जिसमें वो पिछड़ाते हैं वो नहीं बोलेंगे। जो आपने स्टार्टिंग में दिखाया कि नरेंद्र मोदी ने 200 रैली करी, योगी आदित्यनाथ ने 200 से ज्यादा रैली करी, ऐसे अमित शाह ने और जितने भी बड़े स्टार रैली करी, लेकिन जो ये 2 लड़के हैं इन्होंने 50-50, 60-60 रैलियां करी केवल। आपको पता है 17वीं लोकसभा चल रही है, इसमें राहुल गांधी की जो अटेंडेंस है मात्र 50% से भी कम है। 17वीं लोकसभा के करीब 2-2.5 साल अखिलेश यादव भी उसमें थे, उनकी अटेंडेंस मात्र 33%। 33%, हमारे यहाँ फेल कर देते हैं 33%। अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के परिवार से, उनकी अटेंडेंस केवल 15% है 17वीं लोकसभा में। मतलब ये अपने घर से उठ के, जबकि इन सबको दिल्ली में बड़े बड़े बंगले मिले हुए हैं, इन सबको 25 से ज्यादा फ्लाइट के टिकट मिलते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से दिल्ली आने के। ये पार्लियामेंट में नहीं आता है, फिर संविधान बदल देंगे। 106 अमेंडमेंट हुए हैं, उसमें से 8 केवल 10 साल में हुए हैं। वो 8 अमेंडमेंट के आप सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन, ओबीसी कमीशन, अब स्टेट तय करेंगे कि ओबीसी में कौन सी जातियां हों, जीएसटी, वो अमेंडमेंट भी बहुत काम के हैं। तो अगर इन्होंने क्या बदला, ये तो इमरजेंसी जैसे अमेंडमेंट लेके आए, और यहाँ पे हो रहा है कि वुमेन का 33% रिजर्वेशन चुनावों के लिए, वो भी इन्हीं 8 अमेंडमेंट्स से है। तो जनता ने पता है कि अगर संविधान में अमेंडमेंट्स हुए भी हैं तो किसने क्या अमेंडमेंट्स करें। मेरे ख्याल से अब ये जो पुराना तरीका था, जब चैनल कम हुआ करते थे, सोशल मीडिया कम हुआ करता था, कुछ भी झूठ बोल के अजय जी भाग जाएंगे, कोई चेक करने वाला नहीं है। अब जैसे ही अजय जी बोलेंगे, शाम तक एक छोटा बालक भी ट्वीट करके बता देगा तो झूठ बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये झूठ की वो है कि भाई हम एक अमित शाह का फेक वीडियो बनाएंगे, अपने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से कहेंगे इसको डाल दो, और लोग मान लेंगे कि ऐसे खत्म हो रहा।
उसको नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में पलट दिया। तो वो जो झूठ का प्रचार था, मुझे लगता है अब वो सोशल मीडिया के जमाने में, आज से 20 साल पहले ये लोग चुनाव जीतते थे ऐसे, आज से 20 साल पहले 30 साल पहले ऐसे चुनाव जीतते थे राकेश भाई। ये लोग कुछ झूठ बोल देते थे, चले जाते थे, दूरदर्शन इनके पास था, दूरदर्शन पे दिखा देते थे। आज के 24/7 24/7 नेटवर्क दुनिया में झूठ का कैंपेन नहीं चल पाएगा। ठीक है भाटी जी, पांडे जी, आपको दो बातें हैं मेरी। एक तो आपको पता नहीं एहसास होगा नहीं होगा। अरे रुकिए भाटी जी से पहले एक सवाल ले लूं, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। अजय जी, एक ही दल के आप, एक ही गठबंधन है, तो थोड़ा सा तो आप लोग सिमिलर स्टैंड लेकर चलेंगे ना। भाटी जी, दो बातें हैं। एक तो क्या आप लोगों को लगता है कि कमजोर पार्टनर चुन लिया, क्योंकि कांग्रेस की पॉलिटिकल बैकग्राउंड यूपी में तो कमजोर हुई ही है, एक सीट पिछले चुनाव में थी, पहले भी गठबंधन हुआ था, क्या था नहीं था वो नतीजा सबके सामने है। नंबर दो बात है सर, कई सारे मुद्दे आखिर में अखिलेश यादव, और मैं बार बार इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि खासतौर पर यूपी में 80 सीटों पर चर्चा करें तो यूपी में कहीं भी चले जाइए तो राम मंदिर एक मुद्दा होता है। तो आप लोगों को नहीं लगता है कि शायद आज मंथन करें तो एक गलती हुई कि अखिलेश यादव जब अयोध्या गए तो चले जाना चाहिए था आखिर में ही सही, कम से कम ये कहने की स्थिति होती कि भाई देखिए हम मंदिर भी बनवा रहे हैं, अयोध्या भी चले गए, कई सारे मुद्दों पर खुलकर बोलने की भी जरूरत थी। ये यूपी का चुनाव नहीं है, पूरे देश पे चर्चा करो, यूपी का एजेंडा मत चलाइए। नहीं, हमें अपने किसी निर्णय से किसी मुद्दे पर किसी गठबंधन के साथी को लेके कोई पछतावा नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं है। मंदिर हम जाएं और फिर बाद में बीजेपी के लोग उस मंदिर को गंगाजल से धुलवाएं तो हम अपना अपमान कराने जाएं। जब मुख्यमंत्री आवास को खाली करें अखिलेश यादव थी तो योगी आदित्यनाथ जी उसे गंगाजल से धुलवाएं। योगी आदित्यनाथ लगातार ओबीसी दलित वर्गों के साथ भेदभाव करें, बेईमानी करें। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश है कि शिक्षक भर्ती में 6,800 ओबीसी कैंडिडेट को रोका गया बेईमानी करके, धांधली करके, आरक्षण में हेरफेर करके, और आदेश है कि 6,800 की नियुक्ति और की जाए। 2 साल हो गए उस आदेश को, दर्जनों बार लाठियां चलाई गई हैं लखनऊ में लड़कियों और लड़कों के ऊपर, उनमें से कई तो सुसाइड कर चुके हैं, लगातार धरने दिए विधानसभा पर। नहीं तो आप ये कह रहे हैं भाटी जी कि अखिलेश यादव इसलिए अयोध्या में रामलला के दर पर नहीं गए कि अगर चले जाते तो बीजेपी के लोग जाकर मंदिर को गंगा जल से धुलवाने लगते, इसलिए नहीं गए। आप ये कहना चाह रहे हैं? अखिलेश यादव जी रामलला के दर्शन करने जरूर जाएंगे, सहपरिवार जाएंगे, बिल्कुल शास्त्रीय तरीके से जाएंगे, लेकिन बीजेपी के फंदे में नहीं फंसेंगे, बीजेपी पे उकसावे पे कोई काम नहीं करेंगे, बीजेपी के कहने से नहीं जाएंगे, न किसी के कहने से जाएंगे, अपनी मर्जी से जाएंगे। जब मर्जी होगी तब जाएंगे, चुनाव के बाद जाएंगे, परिवार सहित नहीं। लेकिन एक बात है भाटी जी, और ये मुद्दा पूरे चुनाव में अगर एक किसी चीज की चर्चा हुई है वो है तुष्टीकरण की। और अमित शाह ने, अगर मैं ठीक हूँ, शायद बलिया में ये कहा था कि बिजली रमजान में आएगी ये तय है, मुहर्रम का समय होता था बिजली आएगी ये गारंटी होती थी, लेकिन जन्माष्टमी में बिजली गुल हो जाती थी। मैं खुद पूर्वांचल में और बचपन की अपनी विस्मृत यादों में मैं थोड़ा सा झांकूं तो ये वाकई बहुत हद तक सच होता है, क्योंकि अगर इस तरीके के फेस्टिवल होते तो ये तय होता था कि भाई आज ईद है, रमजान है तो लाइट नहीं जाएगी, ये गारंटी होती थी। और हम बचपन में बड़े खुश होते थे कि आज टीवी भरपूर देखने को मिलेगा, संडे है तो फिल्म भी देख लेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर बिजली आपूर्ति में सुधार हुआ है तो केवल वो अखिलेश यादव के द्वारा लगाए गए बिजली उत्पादन कारखानों की वजह से हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने 7 साल के अंदर एक भी बिजली उत्पादन का कारखाना उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया। तुष्टीकरण वाले पर वो करिए कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मुस्लिम पर्वों पर बिजली की गारंटी होती थी, हिंदू पर्वों पर बिजली की गारंटी नहीं होती थी। ये इस चीज में बीजेपी को महारत हासिल है, यही इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि हिंदू मुसलमान हर मुद्दे पर करें। हमारी सरकार में नवरात्र के दिनों के लिए भी, दिवाली के लिए भी आदेश होता था, और दिवाली की मैं गारंटी देता हूं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, दिवाली के दिन बिजली की आपूर्ति अबाधित रहती है, होली के दिन पानी की सप्लाई अबाधित रहती है, पूरे दिन चलता है पानी। ये पहले से हो रहा है, लेकिन बीजेपी वाले हर चीज में हिंदू मुसलमान करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शाम को जब इनका इफ्तारी का टाइम होता है, सुबह सहरी होती है रमजान के, उस समय उन्हें रोशनी की जरूरत होती है, तो ये निर्देश होते थे। मैं मानता हूं कि सहरी के समय और इफ्तार के समय बिजली दी जाए,
तो एक गुनाह नहीं है, कुछ गलत नहीं है, वो भी तो भारत अच्छा, के मैं नागरिक अनिला हैं, जी वो से टैक्स जवाब ले देते हैं, लेता हूं, लेकिन अपना एक त्योहार बात उन्हें कहते भी हुए मनाने का अधिकार है। पता नहीं लेकिन किस ये साल, आदेश लेकिन दिवाली मेरे का भी बचपन होता की था। एक दो यादें ये ऐसी हैं आदेश जब दीपावली का के भी दिन होता था। लाइट नहीं रही थी और लालटेन में हमने खाना खाया था। ये भी आपको बता देता हूं भाटी जी, और उस समय आप लोगों की सरकार थी, ये भी है, लेकिन मैं साल तो रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि बहुत पहले की बात है। अनिला जी, इनकी बात का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल राकेश जी, उस समय देखिए ऐसा है कि बीजेपी की सरकार भाटी रही होगी साहब उस समय। आपके जो नेता हैं वो घोर संसारिक व्यक्ति हैं। हमारे नेता जो है ना वो योगी हैं, वो महाराज हैं, वो एक सन्यासी हैं। तो जब एक घोर संसारिक व्यक्ति जिस घर में रह रहा हो, तो जब वो खाली करके जाएगा और एक सन्यासी उस घर में रहने के लिए आएगा, तो उसका शुद्धिकरण होना बेहद आवश्यक है। काश आपको हमारे धर्म के बारे में, हमारे पंथ के बारे में कुछ जानकारी होती तो इस प्रकार की टिप्पणी आप नहीं करते। एक आम इंसान को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। वो किसने, उसकी सहूलियत किसने पहुंचाई? भारतीय जनता पार्टी की डबल सरकार ने। ये सुनिश्चित किसने किया कि कोरोना में वैक्सीनेशन के अलावा घर घर में खाना पहुंचे, कोई भूखा नहीं सोएगा। सबसे बड़ी आबादी वाला देश है हमारा पूरे विश्व में। आप प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये सुनिश्चित किया गया कोई भूखा नहीं रहेगा, तन पर कपड़े रहेंगे, रहने के लिए सर पे छत होगी। अब आप महिलाओं को खेतों में जाकर शौच नहीं करना होगा, आपका शौचालय आपके घर में बनेगा। छोटी छोटी बुनियादी चीजें किसने दी? क्या उसमें जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे किसी भी प्रकार का तुष्टिकरण? ठीक है, वक्त इतना ही। अनिला जी, मैं आपको रोकता हूं और दर्शकों को ये बताते हुए कि कल आखिरी चरण की वोटिंग है। बड़ी कवरेज आप टाइम्स ऑफ भारत पर तो देखेंगे ही देखेंगे, और ठीक अब से 24 घंटे बाद यानी कल शाम 5 बजे से एग्जिट पोल का भी समय होगा। तो टाइम्स ऑफ भारत पर एग्जिट पोल भी आप देखेंगे, किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं, ट्रेंड क्या है। जो रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं, जो आंकड़े हम तक पहुंच रहे हैं, उन आंकड़ों के साथ कल शाम 5 बजे से एग्जिट पोल की सबसे बड़ी कवरेज भी देखेंगे और 4 तारीख को सबसे तेज और सटीक नतीजे सुबह से लगातार टाइम्स ऑफ भारत पर। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।